बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान, और एमडी कैट के हवाले से इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। कोशिश तो होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस किया जा सके। और यहाँ पर मैं शुरू में ही बता दूं कि इस लेक्चर में अगर ये टाइम थोड़ा बढ़ गया 30 मिनट से, तो मैं इसके दो पार्ट करूँगा, पार्ट 1 और 2 के अतबार से। आपको फिर वो दोनों जो है देखने होंगे, फिर इंशाल्लाह समझ आएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इंड्यूस करंट या ईएमएफ का पैदा हो जाना। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फ्लक्स के किसी सर्किट या कॉइल में चेंज होने की वजह से। The process to produce electric current in a conducting loop due to change of magnetic flux through it without any voltage source। यानी इसमें हम वोल्टेज सोर्स नहीं देते, जस्ट किसी लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो हम जो है कहते हैं कि उसमें ईएमएफ और करंट पैदा हो जाते हैं, जिनको इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये कंसेप्ट जो है इसका रॉन्ग है कि मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि रॉन्ग है। तो इसमें फिर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है कौन सी एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये एरोस के थोड़े से ऐड बढ़ गए हैं, तो ये कंपोजिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये करेक्ट इसका कंसेप्ट है। फिर आपकी बुक में लिखा है हाउ कैन वी इंक्रीज द इंड्यूस करंट और ईएमएफ इन अ लूप। हम किसी लूप या जो है सर्किट के अंदर इंड्यूस करंट को कैसे बढ़ा सकते हैं? करंट और ईएमएफ दोनों को बढ़ाने के ये 3 मेथड लिखें। यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मकनातीस बड़ा यूज़ करें, या फिर मूविंग लूप फास्टर, और तीसरा है कि रिप्लेसिंग द लूप ऑफ अ कॉइल, रिप्लेसिंग द लूप बाय अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स, यानी एक लूप की बजाय हम ज़्यादा टर्न्स यूज़ करें, उससे भी बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है कि आई क्रॉस आर ये कांस्टेंट के बराबर है, जिसे ईएमएफ हम कहते हैं। अब इंड्यूस करंट जो है, तो यहाँ पर जैसे हमने पहले लिखा, इट इज़ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज लूप सर्किट ओनली एंड हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है। और इंड्यूस करंट जो है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, कंडक्टर की। वो लूप जिसमें करंट पैदा हो रहा है उसकी रेजिस्टेंस पे इंड्यूस करंट डिपेंड करता है, लेकिन ईएमएफ डिपेंड नहीं करती। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपकी टेक्स्ट बुक का, कि अगर आई बढ़ाएंगे तो देखिए आर अगर आप कम करते हैं, रेजिस्टेंस कम करते हैं, यानी मोटी तार इस्तेमाल करते हैं, थिक वायर यूज़ करते हैं, आई कम हो जाएगा। आर कम, आई ज़्यादा, एक चीज़ कम कर रहे हैं दूसरी ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्ट सेम रहेगा। अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो करंट कम हो जाएगा, तो प्रोडक्ट इनका फिर भी सेम रहेगा, जो कि ईएमएफ के बराबर है। तो करंट तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के इंड्यूस करंट, लेकिन जो ईएमएफ है वो डिपेंड नहीं करती। अच्छा, उसके साथ फिर हमने यहाँ पर ये इंड्यूस करंट के कुछ जो है वो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं एक सिंगल लूप के एतबार से, उनको हमने डिस्कस किया है। ये पोजीशन ऑफ मैग्नेट है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है, बिहेवियर ऑफ द फोर्स ऑफ द कॉइल है, टाइप ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपोज्ड है, अपोज्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल एंड इट्स प्रोग्रेस एज व्यूड फ्रॉम लेफ्ट। ये हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। फर्ज करें ये एक मैग्नेट है, आप इस मैग्नेट को इस तरफ लेके जाते हैं, तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें, यहाँ पर आपकी उंगलियाँ इस तरफ को बेंड करेंगी, तो ये साइड इस कॉइल की नॉर्थ पोल बनेगी, इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ है। अच्छा, अब नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा, एक तो रिपल्शन होगी। दूसरा, आप इस साइड से देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो अगर आप इस साइड से देख रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज। और उसके साथ फिर यहाँ पर बना कौन सा? आपके फ्रंट पे नॉर्थ पोल बना कॉइल में, और ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेंस लॉ के तहत हमने लिख दिया रिपल्सिव फोर्स है। और फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है, देखें जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर सेटअप हुई है,
वो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, बाहर की तरफ, और ये जो मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और इधर जो पैदा हुई है वो थोड़ी वीक है, तो इसलिए नेट जो है वो इस तरफ ही होगी। तो हम ये अगर इस साइड पे खड़े होकर देखें तो हमें ये मैग्नेटिक फील्ड नेट जो है वो अवे जाती हुई नजर आएगी, इसलिए हमने इसको क्या शो किया, क्रॉस से शो किया। और इंक्रीजेस क्यों लिखा, इंक्रीजेस इसलिए लिखा जैसे जैसे मैग्नेट को आप लूप के करीब लेके जाएंगे वैसे वैसे इस लूप में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इसलिए हमने इंक्रीज लिख दिया। अच्छा, अगर हम इसको मैग्नेट को अवे लेके जाते हैं, उलट प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर नॉर्थ को रिपेल कर रहा था, हम इसको वे लेके जा रहे हैं, ये फौरन साउथ बन के इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। पहले एंटी क्लॉकवाइज थी, ये इस तरह, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन के एतबार से होता है, हम इस पोजीशन लेफ्ट पोजीशन से देख रहे हैं। तो अब ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। राइट हैंड रूल ना, अपने दाएं हाथ को इस तरह रख के उसकी उंगलियां मोड़ें इस तरफ, तो इस तरफ जहाँ पे ये मेरा कर्सर है ये इधर नॉर्थ बनेगा, इस साइड पे साउथ पोल बन जाएगा, साउथ बन के इस नॉर्थ को दूर जाने से रोकेगा। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई। जो हमारे सामने कॉइल में लूप जो पोल क्रिएट होगा वो साउथ पोल होगा, और साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है जब हम इस मैग्नेट को लूप से दूर लेके जाएंगे तो इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कम होती जाएगी, और वो लाइनें ऐसे ही नॉर्थ से इस तरफ ही निकल रही होंगी, तो हम उसको क्रॉस से शो करेंगे और ये कहेंगे डिक्रीज है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम जो है वो मैग्नेट को उलट कर दें, यहाँ पर नॉर्थ हम लूप की तरफ लेके जा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं हम साउथ पोल को लूप की तरफ लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा, अगर साउथ लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर भी साउथ क्रिएट होगा, तो साउथ क्रिएट होने के लिए राइट हैंड रूल अप्लाई करें, यहाँ पर भी साउथ बनेगा, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी। इस तरफ साउथ पोल बना है इस लूप का, और इस साइड पे नॉर्थ पोल बनेगा। और फिर उसके साथ हमने कहा कि ये साउथ को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, साउथ पोल क्रिएट हुआ है और रिपेल कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें, ये नॉर्थ पोल इस तरफ है तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, इस तरफ ही होंगी, ये इस तरफ जिस तरफ कर्सर जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको डॉट से शो करेंगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर खड़े हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी तरफ आ रही हैं, तो इनको डॉट से शो करेंगे। और ये बढ़ क्यों रही हैं, इस लूप में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसलिए बढ़ रही हैं कि मैग्नेट और लूप का फासला, जैसे जैसे हम मैग्नेट को इस तरफ लेके जा रहे हैं वो फासला कम हो रहा है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद इसमें बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद अगर हम इसको अपोजिट लेके जाएंगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, करंट की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। नॉर्थ क्यों बनेगा, क्योंकि ये साउथ अवे जा रहा है। लेंस लॉ कहता है कि हर उस फैक्टर को इंड्यूस करंट अपोज करता है जो करंट पैदा करने की कोशिश करता है, तो मैग्नेट के इधर जाने की वजह से करंट पैदा हो रहा है, तो वो फौरन यहाँ पर लूप में नॉर्थ पोल बनाकर इस साउथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो करंट की डायरेक्शन नॉर्थ पोल की वजह से अगर बन रहा है तो यहाँ पर ये आप देखेंगे इस डायरेक्शन में होगी जहाँ पे अब कर्सर घूम रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। दाएं हाथ की उंगलियों को आप ऐसे घुमा के देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ, अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे डॉट्स और डिक्रीजेस क्यों लिखा, देखें हम इस तरफ लेके जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इस तरफ ही होगी, क्यों, क्योंकि नॉर्थ से आउटवर्ड निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी तरफ आ रही हैं, तो हम इसको किससे शो करेंगे, डॉट से। डिक्रीज क्यों कर रही हैं, इस लूप में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद इसलिए कम हो रही है कि जैसे जैसे मैग्नेट इससे अवे जाएगा तो इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कम होती जाएगी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने लिखा लेंस लॉ, दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट अकॉर्डिंग टू विच द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस According to this, the direction of induced EMF or current in a circuit such as to oppose the cause that produce it. This law is based upon the law of conservation of energy. ये law of conservation of energy पे बेस करता है। अब यहाँ पे ये जो मैंने बात लिखी है कि ये इंड्यूस करंट और EMF दोनों पे अप्लाई होता है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ मैंने उठाया है यहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए। The Lenz law refers to induced currents and not to induce EMF. यहाँ पे तो मैंने लिखा है कि induced current भी है और EMF भी है, तो यहाँ पर लिखा है
रेफर्स टू इंड्यूस करंट नॉट टू इंड्यूस ईएमएफ व्हिच मींस, अब इसका मतलब भी आगे बता रहा है टेक्स्ट बुक में, दैट वी कैन अप्लाई डायरेक्टली टू क्लोज कंडक्टिंग लूप और कॉइल्स, हम क्लोज जो लूप्स हैं या कॉइल्स हैं उन पे अप्लाई कर सकते हैं. हाउएवर इफ द लूप इज नॉट क्लोज्ड वी कैन इमेजिन एज इफ इट वर क्लोज्ड, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये क्लोज थी तो फिर कैसे था. एंड देन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ. तो पहले हम करंट की डायरेक्शन को जो है वो फाइंड करते हैं, फिर उसी की बिहाफ पे हम इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को भी जो है वो हम फाइंड करते हैं. सर्किट क्लोज ना हो तो हम उसको क्लोज इमेजिन कर लेते हैं. अब इंड्यूस करंट, इंड्यूस चार्ज और इंड्यूस जो पावर है उनके फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स. आई बराबर होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस. ये जो ई लिखा है ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने कहा ई ओवर आर. अब अगले स्टेप में ई की जगह पर फैराडे लॉ का फॉर्मूला लिख दिया. फैराडे लॉ क्या था, E इज इक्वल टू नेगेटिव एन डेल फाई ओवर डेल टी. डेल भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, तो हमने इस E की जगह पर नेगेटिव एन डी फाई ओवर डी टी लिख दिया, फैराडे लॉ का फॉर्मूला. फिर करंट का फॉर्मूला ये था I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी या डेल क्यू ओवर डेल टी. डेल क्यू को इधर रहने दिया, I और डेल्टा टी उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया. ये करंट के फॉर्मूले से हमने लिखा. अब इस I की जगह पर ये वैल्यू लिख सकते हैं हम, नेगेटिव एन ओवर आर डेल फाई ओवर डेल टी. तो हमने लिखा ये डेल टी इधर ही रह गया, इसके साथ नेगेटिव एन ओवर आर डेल फाई डी फाई ओवर डी टी. अब ये वाला डी टी इस नीचे वाले डी टी से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये जो डी टी था ये ख़त्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि इसने कैंसिल कर दिया. अब इंड्यूस चार्ज है, आप देखें वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा. अच्छा, इंड्यूस पावर जो है उसका फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर आर. ई ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ई की वैल्यू क्या है, ये हमने फैराडे लॉ में पढ़ी थी कि जो है वो नेगेटिव एन डी फाई ओवर डी टी. जब उसका स्क्वायर लेंगे नेगेटिव खत्म हो गया, यहाँ पर एन स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इसका होल का स्क्वायर आ गया और ओवर आ गया. तो ये पावर जो है इट डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड रेजिस्टेंस. तो ये पावर जो है ये रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है, ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रही है. और उसके साथ साथ फिर आगे है, अगले पेज पे चलेंगे, इसी पेज के नेक्स्ट हाफ पे चलेंगे. ये जी, अगर कोई मैग्नेट जो है ऊपर से नीचे गिरता है, तो ये एक लूप है उसके ऊपर गिरता है, या एक मेटल का जो है वो कोई रॉड है उसके ऊपर गिरता है, तो इसके अंदर गिर रहा है, तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा इस लूप के अंदर, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट पैदा होगा इस डायरेक्शन में. लेंज लॉ के तहत ये करंट इस मैग्नेट की मोशन को अपोज करेगा. वो तभी करेगा जब इस लूप के अपर साइड पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाए. जब नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा तो इस मैग्नेट का मोशन जो है वो स्लो हो जाएगा इसमें से गिरते हुए, इस रॉड में से, लूप में से, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. अच्छा, अगर हम मैग्नेट को उल्टा करके गिराएं, साउथ नीचे करके फिर गिराएं वर्टिकली डाउनवर्ड, तो फिर इस लूप के ऊपर वाली साइड पे भी साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा. वो फिर इसको रिपेल करेगा, रिपल्शन की वजह से इसका गिरने का मोशन स्लो हो जाएगा, और हम कहते हैं कि इसमें फिर यही होगा कि एक्सेलरेशन जो है इसका मैग्नेट का वो लेस देन जी हो जाएगा, यानी ये स्लो फॉल करेगा. तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हेन मैग्नेट फॉल्स ऑन अ लूप देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी. तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जी से कम हो जाता है अगर वो किसी लूप के ऊपर गिर रहा हो. जी, नेक्स्ट है मोशनल ईएमएफ. तो क्या है मोशनल ईएमएफ, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर व्हाइल मूविंग अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली. जब किसी जो है कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करवाया जाता है, ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम, तब उसमें ईएमएफ पैदा हो जाती है और उस ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं. या बुक की डेफिनेशन ले ली, द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ. फार्मूला बुक में हमने ये पढ़ा था. अब इस फार्मूले की बेस पे हमने ये कहा था कि अगर थीटा 90 डिग्री हो तो ये ईएमएफ मैक्सिमम होगी और उसका फार्मूला होगा माइनस वी बी एल. वी कंडक्टर, इस कंडक्टर की वेलोसिटी है, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एल लेंथ है. अच्छा, ये थीटा जो है ये कौन सा एंगल है, थीटा ये एंगल है, यहाँ पर मैंने ये लिखा भी है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड b. ये v और b के दरमियान एंगल है, ये l और b के दरमियान एंगल नहीं है. अच्छा, उसके साथ फिर हमने यहाँ पर ये बताया कि अगर
ईएमएफ जो है इसी फार्मूले को जहन में रखते हुए कि अगर थीटा 0 हो या 180 हो, हम इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करवाएं तो फिर क्या होगा, तब हमारे पास ईएमएफ 0 आ जाएगी। अगर रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोक दें, वेलोसिटी 0 हो, तब भी ईएमएफ 0 हो जाएगी। मैक्सिमम कब होगी वो मैंने आपको बता दिया, 90 डिग्री पे होगा। और ये क्या चीज़ लिखी है, F इक्वल टू क्यू वी बी, ये वो फोर्स है जो चार्जेस को ऊपर की तरफ पुश कर रही है इस रॉड के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट की वजह से। राइट हैंड रूल गए स्टूडेंट्स, अपने राइट हैंड का थंब इस साइड पे रखें और उंगलियां जो हैं वो इनको इनवर्ड रखें, और जो सीधा अंगूठा है वो डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फोर्स की। कौन से वाली मैग्नेटिक फोर्स की, ये ऊपर वाली मैग्नेटिक फोर्स की क्यू वी बी साइन थीटा। इसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें फ्लो करेंगे, क्लॉकवाइज फ्लो करेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये जो राइट हैंड रूल हम अप्लाई करते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस के लिए होते हैं। अच्छा, अब इसमें जब हम इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो करंट पैदा हो रहा है, उस करंट की वजह से ये फोर्स लगेगी। F इजिकल टू आई एल क्रॉस बी, 14 चैप्टर में पढ़ा था। अब आप करंट की डायरेक्शन में आई एल क्रॉस बी वाले फॉर्मूले पे आप राइट हैंड रूल गए, करंट इधर जा रहा है, आप करंट की डायरेक्शन इस तरफ दें, आई इस तरफ। अब आई अगर इस तरफ है तो ये लेंथ जो है इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, एल की डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, तो ये एफ एम फोर्स इस साइड पे लगेगी। हम इसको इधर ले जाना चाहते हैं और ये एफ एम फोर्स इसको अपोज करेगी लेंज लॉ के तहत। तो आपसे पूछ सकता है कि ये वेलोसिटी और एफ एम के दरमियान कितना एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। अच्छा, एफ बी और एफ एम के दरमियान कितना है, ये 90 डिग्री का एंगल है इस केस के अंदर। तो खैर उसके बाद जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर फैराडे लॉ को। फैराडे लॉ क्या है, द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रेट, या आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करके लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रेट। अच्छा, अब ये इसका फॉर्मूला है, ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव एन डेल फाई ओवर डेल टी। अब नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में रेट ऑफ चेंज आ रहा है टाइम के एतबार से, वो ईएमएफ जो है उसको अपोज कर रहा है। पैदा होने वाली ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से क्या कर रही है, अपोज कर रही है। फिर उसके बाद इसकी डिपेंडेंस किस पे है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द लूप और मैग्नेट है। और यानी जितना अगर लूप को मैग्नेट की तरफ लेके जा रहे हैं या मैग्नेट को लूप की तरफ लेके जा रहे हैं, तो अगर आप जितना तेज़ लेके जाएंगे उतनी फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा टाइम के एतबार से, उतना ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ इस पर डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। आप बड़ा मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं, एक कॉइल या लूप की तरफ बड़े मैग्नेट को तेज़ी से लेके जा रहे हैं या वैसे लेके जा रहे हैं, तो उससे डेल फाई बढ़ जाएगा बड़े मैग्नेट की वजह से, तो ईएमएफ भी बढ़ जाएगी। और तीसरा है नंबर ऑफ लूप्स पे भी डिपेंड करती है, जितना आप लूप्स की तादाद बढ़ाते रहेंगे ईएमएफ उतनी बढ़ जाएगी। और चौथा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड वेक्टर एरिया, क्योंकि ये जो फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो फ्लक्स जितना इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी चेंज इन फ्लक्स की, उतना ईएमएफ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमने कहा एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर आप किसी लूप के पैरेलल किसी मैग्नेट को मूव करवाएं, जिस तरह ये लूप है, ये फर्ज करें लूप ऐसे, आप इस तरह एक मैग्नेट को बाहर मैग्नेट को इधर ले जाएं इस पैरेलल, तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, तो परपेंडिकुलर के ऊपर मैक्सिमम होगी। तो बहरहाल एंगल पे भी डिपेंड करती है। तो ये हमने लिख दिया, फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, और फाई जो है वो हेयर फाई विल चेंज इफ आइदर बी और ए और थीटा विल चेंज, अगर इन तीनों में से कोई चेंज होगा तो फाई चेंज होगा। तो इस ईएमएफ के फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब। फाई को लिख सकते हैं फाई टू माइनस फाई वन, और फाई की जगह पर हम अगर कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कांस्टेंट है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर एरिया को कॉमन ले लिया क्योंकि फाई बी ए के बराबर होता है ना, तो यहाँ पर बी टू माइनस बी वन लिख दिया। ये कॉस थीटा क्यों आ गया, क्योंकि फाई का फॉर्मूला ये है बी ए कॉस थीटा, तो दोनों दफ़ा यहाँ पर आ जाएगा बी टू ए कॉस थीटा और इधर आ जाएगा बी वन ए कॉस थीटा। तो बी को हमने बी टू माइनस बी वन को अंदर रख लिया, ए और कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
कि अगर मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, जस्ट हम क्या चेंज कर रहे हैं, एंगल चेंज कर रहे हैं, यानी लूप की ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, तो फिर यही ईएमएफ का फार्मूला एनबी आ जाएगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट होगी, उसको हम जस्ट बी रखेंगे, और यहाँ पर हम कहेंगे जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो जस्ट एंगल की वजह से आ रहा है, तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 लिख देंगे। तो ये इसके पॉसिबल जो है फार्मूलाज हैं। फिर उसके बाद है वोल्टेज इज़ इन्वर्सली, सॉरी ये ट्रांसफार्मर जो है इससे ऊपर आ गया, ये थोड़ा सा कंपोजिंग मिस्टेक है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर ऐसी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ, गिवन अल्टरनेटिंग ईएमएफ को लार्जर या स्मॉलर ईएमएफ में कन्वर्ट करती है, या हम ऐसे भी कहते हैं गिवन अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लार्जर वोल्टेज या स्मॉलर वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर जो है इसमें ये एक बड़ी अहम बात है, वोल्टेज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है। क्यों? ये आपने पढ़ा था कि जब हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं तो करंट स्टेप डाउन हो जाता है, ये बात याद रखनी है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? जो वोल्टेज को बढ़ा देता है। अब इसमें सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे और प्राइमरी पे कम, तो ये हमने लिखा है एन एस इज़ ग्रेटर देन एन पी। सेकेंडरी पे वोल्टेज भी ज़्यादा और प्राइमरी पे वोल्टेज कम। अच्छा, अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज के एतबार से है, अगर आप इसको करंट के एतबार से देखेंगे तो ये स्टेप डाउन होगा, यानी करंट को ये डिक्रीज कर रहा है। लेकिन हम ये जो आमतौर पे कन्वेंशनली स्टेप अप या स्टेप डाउन की टर्म यूज़ करते हैं, ये वोल्टेज को म्यार बनाकर फिर हम डिस्कस करते हैं। बहरहाल आप जहन में रखेंगे कि जब वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज कर जाएगा। फिर उसके बाद है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा? ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को घटा देता है, कम कर देता है। तो इसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, और हमने ये लिखा ये प्राइमरी का वोल्टेज सेकेंडरी से ज़्यादा, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा। फिर ट्रांसफार्मर का यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया डिवाइस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज और एसी करंट, दोनों को इंक्रीज डिक्रीज करता है। इनपुट पावर इसमें बराबर होती है आउटपुट पावर के आइडियल केस में। प्रैक्टिकल केस में क्या होता है? आउटपुट पावर कम होती है और इनपुट पावर ज़्यादा होती है। तो खैर पावर की जगह पर VS/IS लिख सकते हैं, ये आउटपुट पावर है, और इनपुट की जगह पर VP/IP लिख सकते हैं, ये इनपुट पावर है और ये वाली आउटपुट पावर है। अच्छा, ये भी लिख दिया कि प्रैक्टिकल में आउटपुट पावर कम होती है। अच्छा, उसके साथ जो है आउटपुट पावर कम क्यों होती है उसके यहाँ पर कुछ रीजंस लिखे हैं, कुछ मैं जस्ट बताऊंगा, आप लोग जहन में रखेंगे। नंबर 1, एडी करंट। ट्रांसफार्मर जो है उसकी जो कोर मटेरियल है उसमें एक करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर सेटअप हो जाता है, और वो करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोकता है, जिसकी वजह से पावर लॉस हो जाती है। और उस एडी करंट को हम कम कैसे करते हैं? हमने लिखा है बाय यूजिंग लेमिनेशन शीट्स। हम क्या करते हैं? कोर मटेरियल के स्लाइसेस बनाते हैं, उनके दरमियान लेमिनेशन शीट्स रखते हैं, जिससे एडी करंट कम हो जाता है। चैप्टर में आपने डिटेल से पढ़ा था। हिस्टेरिसिस लॉस क्या है? ये जो कोर मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसको हर साइकिल में मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसको हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। अब हिस्टेरिसिस लॉस रिड्यूस कैसे करते हैं? तो हम इसको रिड्यूस करने के लिए जो है वो सॉफ्ट आयरन की कॉइल जो है वो यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ भी है, ट्रांसफार्मर की जो कॉइल जिस वायर से बनी होती है उनकी अपनी रेजिस्टेंस की वजह से भी पावर लॉस होती है। तो हम उन कॉइल्स की रेजिस्टेंस को भी क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं? हम उनके लिए मोटी तारें इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके साथ 2 और F जो आपकी बुक में नहीं लिखे हुए, फ्लक्स लीकेज प्रॉब्लम, यानी हम चाहते हैं कि प्राइमरी कॉइल का सारा फ्लक्स सेकेंडरी में से गुजरे, तो अगर ऐसे रखें तो उसमें तो सारा का सारा इसमें सेकेंडरी में से पास नहीं करता है इस कंडीशन में भी। तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम ये करते हैं कि प्राइमरी कॉइल को ऊपर और इसके अंदर सेकेंडरी कॉइल को वाउंड किया जाता है। जो आमतौर पे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है ज़्यादातर इसी तरह बनाए जाते हैं कि प्राइमरी कॉइल बड़ी बड़ी उसको लपेटा जाता है और उसके अंदर जो हालो जगह है उस जगह पर सेकेंडरी कॉइल को लपेटा जाता है, जिसकी वजह से प्राइमरी का सेकेंडरी के साथ सारा जो है फ्लक्स जो है उसकी लीकेज नहीं होती, वो सारा फ्लक्स उसमें से पास करता है। और फिर उसके साथ एक है ह्यूमिंग इफेक्ट।
ह्यूमिंग इफेक्ट क्या है कि ट्रांसफार्मर में जब ये प्रोसेस हो रहा होता है म्यूचुअल इंडक्शन का, तो उस वजह से ट्रांसफार्मर की कॉइल्स के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है। अब ये वाइब्रेशन की वजह से भी एनर्जी लॉस होती है। तो खैर ये 5 मैंने इसके लॉसेस आपको बता दिए हैं कि वायर की रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी का लॉस होना, एडी करंट की वजह से लॉस होना, और जो है हिस्टेरिसिस लॉस की वजह से लॉस होना। ह्यूमिंग इफेक्ट मैंने आपको बता दिया है, फ्लक्स लीकेज मैंने आपको बता दिया है, 5 इसके मैंने आपको जो है वो लॉस बताएं। अच्छा, ट्रांसफार्मर में इनपुट पे जितनी फ्रीक्वेंसी होती है आउटपुट पे भी उतनी होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। और ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन है। DC इनपुट गिव 0 आउटपुट बिकॉज B एंड I आर कांस्टेंट। अगर हम यूज़ करें ट्रांसफार्मर में DC वोल्टेज को दें तो फिर आउटपुट के ऊपर हमारे पास जो है वो EMF कोई इंड्यूस नहीं होगी। क्यों इंड्यूस नहीं होगी? क्योंकि ट्रांसफार्मर सिर्फ AC के ऊपर वर्क करता है, ये DC के ऊपर वर्क नहीं करता। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी DC की, और उसका जो करंट है वो भी कांस्टेंट होगा, तो कोई फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो फैराडे लॉ के तहत EMF भी इंड्यूस नहीं होगी, वो ज़ीरो होगी। प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन है। अच्छा, अगर इन कॉइल्स को यहाँ पर परपेंडिकुलर कर दिया जाए, ये कॉइल ऐसे है, इस कॉइल के ये दोनों ये जो एंड्स हैं फर्स्ट करें ऐसे कर दिए जाए, ये इस तरह, तो फिर कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगी और कोई ट्रांसफार्मर जो है इसकी वर्किंग ज़ीरो हो जाएगी। फिर यहाँ पर हमने एक टेबल में कुछ शो करने की कोशिश की है ट्रांसफार्मर को, कि ट्रांसफार्मर का स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी पे वोल्टेज ज़्यादा होता है प्राइमरी की निस्बत, सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा होते हैं प्राइमरी के, सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस होती है वो भी ज़्यादा होती है प्राइमरी के मुकाबले में, सेकेंडरी पे करंट कम हो जाता है प्राइमरी के मुकाबले में। करंट क्यों कम हो जाता है स्टूडेंट्स? ये फार्मूला में बता रहा है, ये देखें, हमने लिखा था VS/IS = VP IP। आप VS के नीचे इस VP को ले जाएं तो ये VS/VP बन जाएगा, इस IS को इस IP के नीचे ले दें तो IP/IS बन जाएगा। और आपने ये भी पढ़ा था ट्रांसफार्मर में कि NS/NP बराबर होता है VS/VP के, वो भी हमने साथ में लिख दिया, इकट्ठा करके लिख दिया। और क्योंकि वोल्टेज और EMF दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं तो इसलिए ES/EP भी हम लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला आपको बता रहा है कि करंट अगर सेकेंडरी पे अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी पे वोल्टेज बढ़ेगा तो सेकेंडरी पे करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यही हमने ऊपर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट लिखा। और सेकेंडरी पे प्राइमरी पे अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो प्राइमरी पे करंट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसको हम टर्न्स रेशो कहते हैं, ट्रांसफार्मर की K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो खैर अब स्टेप अप की बात कर रहे हैं। स्टेप अप में रेजिस्टेंस जो है सेकेंडरी कॉइल की वो ज़्यादा होती है प्राइमरी के मुकाबले में, और ये टर्न्स रेशियो भी ज़्यादा होती है 1 से। क्यों ज़्यादा होगी? टर्न्स रेशियो क्या होती है? NS/NP। अगर NS की वैल्यू ज़्यादा है, NP की वैल्यू कम है, नोमिनेटर पे ज़्यादा वैल्यू, डिनोमिनेटर पे कम, तो डेफिनेटली आंसर NS/NP का 1 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स स्टेप डाउन के लिए हमने लिखा कि VS/VP से कम होता है, NS/NP से कम होता है, EMF एट द सेकेंडरी EP से कम होती है, और अगर सेकेंडरी पे वोल्टेज कम है तो करंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। IS करंट ऑफ सेकेंडरी इज ग्रेटर देन करंट ऑफ प्राइमरी। और RS जो है अब इसमें कम होता है किससे? RP से। तो आप देख रहे होंगे कि जिधर वोल्टेज ज़्यादा है उधर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इधर VP वोल्टेज ज़्यादा थी तो इधर RP रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और यहाँ पर K < 1 क्यों है? देखें स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन में सेकेंडरी पे टर्न्स कम होते हैं, ये कर्सर को देखते रहेंगे, और इधर ज़्यादा है। तो NS कम है, NS कम और NP ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा को डिवाइड करेंगे तो रेशो लेस आ जाएगी 1 से। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो है हम अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करेंगे। 1 मिनट मैं थोड़ा सा इसका हिसाब लगा लूँ, ये तकरीबन 30 मिनट का हो गया स्टूडेंट्स, आप लोग साथ रहेंगे। मैं इसकी पार्टीशन करने जा रहा हूँ सेकंड पार्ट पे, फिर आप इसको सुनेंगे।